चैप्टर 1311 गरुड़ा। गरुड़ा ये एलियन भरत अलायंस में ज्यादा समय से एक्टिव नहीं था। बस पिछले साल से ही उसकी पहचान बननी शुरू हुई है। अस्वर्णिम पवित्र तलवार ने कई पावरफुल लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और तभी जाकर उसे 8 अमरों में से एक का टाइटल मिला। यांग जिंगसन ने उसकी एबिलिटी के बेस पर एनालाइज किया और ऐसा अंदाजा यूजुअली बहुत सटीक होता है क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉगॉन के बीच में एबिलिटी का अंतर काफी बड़ा होता है, खासकर एप्सिलॉन लेवल के पावरफुल म्यूटेंट्स के लिए। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 एप्सिलॉन की पावर्स बिल्कुल सैम हो। इसीलिए झंग यी भी यही मानता था कि उस रात जो गोल्डन एलियन दिखा था वो शायद भरत का गरुड़ा ही था। ये लॉग वाकई बेगुनाह इरादे वेल चोर है, झंग यी ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में एक ठंडी लीथल चमक थी। अंकल वायु आगे आए और गंभीर स्वर में बोले, झंग यी, ये मैटर थोड़ा सीरियस हो गया है। क्या हमें रीजन को नोटिफाई करना चाहिए? बाकी एरियाज को अलर्ट भेजना चाहिए? अगर बाहरी ताकतें इंटरफेयर करती हैं तो फिर ये सिंपल इंटरनल फाइट नहीं रहेगी। अंकल वायु एक रिटायर्ड सोल्जर थे और देश के प्रति उनकी लॉयल्टी पर कोई सवाल नहीं। वो कभी भी चुपचाप ये नहीं देख सकते कि कोई आउटसाइडर एलियन भरत से आकर हुएक्सू की लैंड पर हंगामा करे। झंग यी ने अपनी थोड़ी सहलाई, कुछ कहा नहीं, लेकिन काफी देर तक सोचता रहा। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे, उसके डिसीजन का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद झंग यी बोला, अभी दूसरों को परेशान मत करो। फिर उसने अंकल वायु और बाकियों को समझाया, हमें इस सिचुएशन को डू एंजल से देखना चाहिए। उसने उंगली उठाकर कहा, पहला, भारत के एलियंस अगर पूरे साउथ वेस्ट रीजन के खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहे हैं तो बिना डाउट के हमें पूरे देश को एक साथ लाना पड़ेगा फाइट के लिए। झंग यी ने हल्की हंसी के साथ कंधे उचकाए, लेकिन पर्सनली मुझे ये सिनारियो पॉसिबल नहीं लगता। यांग जिंगसन ने भी हां में सर हिलाया, बिल्कुल सही, इस वक्त ऐसी कोई हालत डेवलप होने की संभावना बहुत कम है। झंग यी ने हाथ बढ़ाया और यांग जिंगसन को आगे बोलने को कहा। यांग जिंगसन ने सबको समझाया, साउथ वेस्ट रीजन, खासकर बर्फ से ढाका हुआ प्लेटो एरिया में बड़ा है, लेकिन एलिवेशन बहुत ज्यादा है। अब जैब आइस एज आ चुका है तो ये जगह एक बैरन वेस्टलैंड बन चुकी है। जितनी ज्यादा ऊंचाई उतना हाई लो टेम्परेचर, सप्लाई भी कम है और कोई रिच रिसोर्सेज भी यहां नहीं है। भारत के अंदर अभी तक अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तक सॉल्व नहीं हुए हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग कास्ट इश्यूज और रिच पुअर डिवाइड ने उन्हें अंदर से फ्रैक्चर कर दिया है। नेशनल पावर के हिसाब से भी वो अभी तक हुएक्सू देश के बराबर नहीं आए हैं। और मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो इवन इग्नोरिंग द एलियंस, प्रेम मृत्यु देवता के पास हमारी मिलिट्री का 10वां हिस्सा भी नहीं है। वो हल्के से हंसी और बोली, हाँ, दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन कोई भी प्रेम मृत्यु देवता के उपयोग पर बैन नहीं लगाता। इनफैक्ट ये तो सभी बेड पावर्स का मेन डिटरेंट बैन चुका है। ऐसे में अगर वो पागल नहीं है तो बैरन वेस्टलैंड के लिए हमसे फाइट करने की हिम्मत वो लाए भी कहां से? झंग यी और यांग जिंगसन की बातों से सबको थोड़ा रिलीफ मिला। किसी को भी मैसिव वॉर नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर युद्ध छिड़ गया तो ज्यादातर लोग सिर्फ कैनन फॉडर बन जाएंगे और सिर्फ कुछ हाई लेवल म्यूटेंट्स हाई विनर कहलाएंगे। झंग यी जैसे लोग जो लाइफ एंजॉय करने में इंटरेस्टेड है, ऐसे बड़ी टर्मोल से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। यांग जिंगसन ने झंग यी की ओर देखा और झंग यी ने यूज एक अप्रूवल फिल्ड नजर दी। यांग जिंगसन को एनकरेजमेंट मिला, उसकी आंखें नरम पड़ गई और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो जब तक पूरा युद्ध शुरू नहीं हो जाता तब तक हमें बाकी क्षेत्रों को इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा पावर्स के बारे में हम जानते हैं उतना ही कम बेनिफिट हमें मिल पाता है। उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, दूसरी ओर भले ही नैतिकता इतनी जरूरी न लगती हो, लेकिन सच तो यह है कि हमें यहां इनवाइट किया गया था। अगर हम पाजी जसेंग को इतनी आसानी से धोखा देंगे तो इसका असर मेरे भाई की प्रतिष्ठा पर भी पड़ेगा।
ये स्पष्टीकरण ठोस और विश्वसनीय थे। झंग यी ने अपनी दूसरी उंगली उठाई और कहा, तो पहला बिंदु यह है, वे लोग ग्रेट स्नोई माउंटेन्स के नीचे मौजूद डीमन एम्पायर के खजाने के लिए साजिश रचने आए हैं। मुझे लगता है कि यही सबसे उचित स्पष्टीकरण है। अगर उन्हें स्नो रीजन की आवश्यकता नहीं है, तो ये मिथोलॉजिकल ट्रेजर उनके लिए सबसे मूल्यवान चीज हो सकता है। इतना कहकर झंग यी ने दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखकर सोफे पर पीठ टिकाई और थोड़ा झुक गया। अगर यही एक वजह है, तो फिर हम स्थिति को सरल बना सकते हैं। सभी ने झंग यी की ओर देखा। अंकल वायु ने उत्सुकता से पूछा, ये इतना सरल कैसे हो गया? झंग यी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, ये सर्वोत्तम संभव कदम उठाना है और अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। अगर परिस्थितियां अनुमति दें, तो मैं बाहर से आए इन लोगों से निपटना चाहूंगा, लेकिन ये सिर्फ तब जब वे मेरी क्षमता की सीमा में हों। उसने एक उंगली उठाई। मैं स्वयं को खतरे में नहीं डालूंगा और ना ही उनसे सीधा टकराव करूंगा। अंकल वायु ने सिर हिलाया। वो झंग यी को बहुत वर्षों से जानते हैं और ये बात बिल्कुल उसके काम करने के अंदाज से मेल खाती है। बिल्कुल सही, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं जरूर उन बदमाशों को एक जोरदार लात मारूंगा। वो अपने बड़े, ठंडे, नुकीले दांत दिखाकर मुस्कराया, जैसे किसी को काट ही न डाले। झंग यी ने शांत भाव से कहा, हमें परिस्थितियों के अनुसार ही प्रतिक्रिया देनी होगी। सच कहें तो सब कुछ अभी भी अनिश्चित है। न सिर्फ झंग यी को, बल्कि बाकी सभी पक्षों को भी अगली चाल को लेकर तनाव था। उन सभी में झंग यी सबसे शांत था, क्योंकि उसे पता है वो जीत न भी पाए तो भी हारने वाला नहीं है। यहां तक कि अगर मिशन असफल हो भी जाए, तो भी अपनी क्षमताओं की मदद से वो बच निकल सकता है। बाकी लोग जो दूर दराज से आए हैं, उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है। अगले कुछ दिनों में सभी ने बाहरी खुफिया जानकारी एकत्र करने में पूरी कोशिश की। इसमें सांकी मंदिर, 4 बड़े परिवार और बाहर से आए शक्तिशाली फॉरेन म्यूटेंट्स की जानकारी शामिल थी। इस बीच झंग यी फिर से बर्फ से ढके पर्वतों की ओर गया। वो पहुंचा दानव साम्राज्य के द्वार पर, जो इन हिम पर्वतों से हजारों मीटर नीचे स्थित था। पिछली बार जब वो यहां आया था, तो उसे ठीक से निरीक्षण करने का समय नहीं मिला था। इस बार वो इस विशाल नीले पत्थर के गेट की वास्तविकता को आखिरकार नजदीक से देखने में सफल हुआ। ये दरवाजा कई मीटर ऊंचा था और उसके सामने खड़ा कोई इंसान चींटी जैसा प्रतीत होता, जैसे आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने खड़े हों और ऊपर की तरफ गर्दन उठाकर देख रहे हों। बस दरवाजे की ऊंचाई ही आपको ये महसूस करा दे कि आप बादलों में खड़े हैं। झंग यी सोच में पड़ गया। आखिर किस तरह के क्रीचर को इस दरवाजे की जरूरत रही होगी? बेशक यह भी संभव है कि यह सिंबॉलिक आर्किटेक्चर हो, कोई रिलीजियस या रिचुअलिस्टिक उद्देश्य के लिए। झंग यी ने ध्यान से वॉइड की पावर का उपयोग करते हुए दरवाजा धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत समुद्र में एक बूंद के समान थी और वो उसे जरा भी नहीं हिला सका। झंग यी हैरान रह गया और आप भरते हुए बोला, 2000 साल से भी पहले राजा जैसे का अस्तित्व कैसा रहा होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि उस युग में असाधारण लोग थे जो मुझसे कहीं अधिक श्रेष्ठ थे? इसके बारे में सोचना भी अविश्वसनीय है। यदि प्राचीन काल में ऐसा कोई प्राणी वास्तव में अस्तित्व में था, तो क्या वह संपूर्ण संसार पर हावी नहीं हो सकता था? चैप्टर 1312 विद्रोही शिविर, रिबेल कैंप। झंग यी बहुत उलझन में था, लेकिन तथ्य उसके सामने थे और उसके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने दरवाजे के सामने ध्यानपूर्वक देखा और दूर से भी उसे दरवाजे की दरार से एक उदास और दमनकारी माहौल का आभास हो रहा था। झंग यी कांपने लगा और उसने वहां से लौटने का मन बना लिया, लेकिन संयोगवश उसे नीले पत्थर के दरवाजे पर कुछ दिलचस्प चीजें मिली। दरवाजे पर प्राचीन युद्धों के दृश्य उकेरे गए थे, जिससे कई आसमान सतह बन गई थी। झंग यी ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया था,
लेकिन इस बार उसने गहराई से देखा और बारीकियों को पहचाना। कुछ जगह जानबूझकर खांचे छोड़े गए थे जो चाबियों के लिए बनाए गए लगते थे। उसने ध्यान से जांच की और पूरे दरवाजे पर ऐसे 4 बिंदु पाए। 4 खांचे, 4 चाबियां। क्या यही सब 4 सरदार परिवारों को विरासत में मिली है? झंगी को अचानक इस बात का एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पाजी जसन ने कहा था कि दानव साम्राज्य का द्वार खोलने के लिए चारों प्रमुख परिवारों को साथ आना होगा। तो यही बात थी। झंग यी की कई उलझनें अब स्पष्ट होने लगी। अब समझ आया कि पाजी जसन को इस बात की फिक्र क्यों नहीं थी कि झंग यी अकेले जाकर कुछ करेगा। चारों प्रमुख सरदार परिवारों की मदद के बिना कोई भी व्यक्ति इस नीले पत्थर के द्वार के पार नहीं जा सकता था। इसलिए बाहर से आने वाले फॉरेन विजिटर्स को भी लोकल चीफटेन्स के साथ अलायंस बनाना ही होगा। ये सब समझने के बाद झंग यी चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया। अब सब कुछ तब तक रुकेगा जब तक कि चुन झाओ धर्मा सभा समाप्त न हो जाए। उसके बाद ही कोई जवाब मिल सकेगा। जब झंग यी घर लौटा तो उसने अपने साथियों को बताया कि उसने डीमन एम्पायर के गेट पर क्या खोजा। लाइंग वायु कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन झिझक के साथ। झंग यी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लाइंग वायु की उलझी नजर देखकर झंग यी ने कुछ सोचा और पूछा, क्या रेजिस्टेंस में से किसी ने तुमसे संपर्क किया? लाइंग वायु बहुत समझदार थी। अगर उसके मन में कुछ होता तो वो उसकी आंखों में दिख जाता। इसीलिए बाहर की दुनिया के सामने वो हमेशा एक ठंडी, सुंदर और एक्सप्रेशनलेस छवि बनाए रखती थी। लाइंग वायु का चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि झंग यी इतनी जल्दी समझ जाएगा। उसने सिर हिलाया और कहा, हां, सही अनुमान है। आज ही रेजिस्टेंस आर्मी की एक सदस्य झुमा ने लाइंग वायु से संपर्क किया। झंग यी द्वारा बचाए जाने से पहले झुमा ने लाइंग वायु से उसका कांटेक्ट पूछा था और कहा था कि औरूरत पड़ी तो वो संपर्क करेगी। झंग यी ने उस वक्त लाइंग वायु को कहा था कि अगर वो आए तो बातचीत जरूर करना, शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदा हो जाए। और वाकई वो लोग आ ही गए। ओ, उन्हें क्या चाहिए? झंग यी मुस्कुराता हुआ सोफे पर बैठ गया और यांग एक्साई तुरंत उसके लिए दूध वाली गर्म चाय ले आई। झंग यी ने चाय की चुस्की लेते हुए लाइंग वायु की रिपोर्ट सुनी। लाइंग वायु ने पहले चारों ओर देखा। हालांकि उनकी पावर इतनी थी कि कोई पास छुप नहीं सकता था, फिर भी लाइंग वायु बहुत सावधान थी। लाइंग वायु ने कहा, वो मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन उसने साफ साफ नहीं बताया कि किस बारे में बात करनी है। मुझे लगता है कि ये चुन झाओ धर्मा सभा से जुड़ा हुआ है, जो कुछ ही दिनों में होने वाला है। यांग जिंगसन ने शांत स्वर में कहा, चुन झाओ धर्मा सभा हर 2 साल में एक बार होती है। ये स्नो रीजन गाओयुआन का सबसे बड़ा त्योहार है और इसका अंडरग्राउंड डीमन एम्पायर के ओपनिंग से भी कनेक्शन होता है। अगर मैं विद्रोही होता तो मैं भी इस मौके को छोड़ता नहीं और जरूर कोई हलचल करता। झंग यी ने अपनी भौहें उठाई। लेकिन क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि चुन झाओ धर्मा सभा तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए एक सैक्रेड मोमेंट है? क्या दोनों पक्ष इस समय युद्ध विराम की बात नहीं करेंगे? यांग जिंगसन ने मुस्कुराते हुए कहा, अतीत अतीत था और वर्तमान वर्तमान है। आजकल लोग उतने अनुशासित नहीं हैं। युद्ध के दौरान युद्ध विराम संभव है क्योंकि परिणाम अभी भी तय नहीं हुआ है और स्थिति जीवन मृत्यु की कगार तक नहीं पहुंची है। वरना कौन अपनी पूरी नेशन को सैक्रिफाइस करेगा सिर्फ एक धर्मा सभा के लिए? झंग यी ने लाइंग वायु की ओर देखा। उन्होंने तुम्हें कहां मिलने के लिए बुलाया था? विद्रोही लोग बहुत सतर्क होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर उनका बेस उजागर हो जाए तो चारों प्रमुख परिवार उन्हें कुचल देंगे। लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं। जब कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता तो आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब एक कॉमन एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो सब एक साथ मिल जाते हैं। विद्रोहियों का लक्ष्य था उन 4 सरदार फैमिलीज की जड़ें उखाड़ना और वो इसे ईजिली सहन नहीं करेंगे। लाइंग वायु ने कहा,
उन्होंने कहा है कि वो मुझे अगली सुबह मीटिंग की जगह बताएंगे और इनवाइट करेंगे मिलने के लिए। हालांकि उन्होंने सिर्फ मुजिया और मुझे ही इनवाइट किया है। झंग यी मुस्कराया। वे क्या कहते हैं, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने अपनी जांग थपथपाई और बोला, ओह भगवान, चलो सब साथ चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि ये किस टाइप के लोग हैं। झंग यी कभी भी किसी को अच्छा या बुरा नहीं मानता। उसकी नजर में लोग बस दो तरह के होते हैं, कुछ जो उसके साथ ठीक है और कुछ जो नहीं। इसलिए रिबेलियन भी जरूरी नहीं कि न्याय का सिंबल हो। अगर उन लोगों की उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं, तो झंग यी उनके साथ कोई अलायंस नहीं बनाएगा। लाइंग वायु ने सिर हिलाया। अगली सुबह लाइंग वायु बर्फ से ढके ऊंचे पर्वतों में तय जगह पर पहुंची। झंग यी और बाकी सब भी आए, लेकिन मुजिया की शैडो रियल में छिपे हुए। आज मुजिया की विमेन वॉरियर्स ने उस शैडो स्पेस को एक रॉयल पैलेस जैसा बना दिया था। ये महल लू केयान द्वारा बनाया गया था। फर्नीचर तियनहाई सिटी के लक्जरी मॉल से लाया गया था। सब कुछ प्रीमियम क्वालिटी का था। स्टे के साथ साथ यहां फिशिंग पॉन्ड और फ्लावर गार्डन्स भी बनाए गए थे। झंग यी जब बाहर व्यस्त होता तो यहां आराम से मछली पकड़ सकते थे या चाय पी सकते थे फूलों के बीच। सीधा कहें, लाइफ बहुत रॉयल चल रही थी। झंग यी भी देखकर हंस पड़ा। कभी कभी तो लगता है मैं अपना लाइफ इनके साथ बदल लूं। लाइंग वायु ने तय स्पॉट पर काफी देर इंतजार किया। समय पर एक नया मैसेज आया। झूमा ने अपडेटेड लोकेशन भेजी और लाइंग वायु वहां निकल पड़ी। ये एक्सपेक्टेड था और उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी भी। लाइंग वायु ने काम होकर झूमा की इंस्ट्रक्शंस फॉलो की और लगातार 3 बार लोकेशन बदली। आखिरकार लाइंग वायु एक बैरन पहाड़ी फॉरेस्ट में पहुंची, जहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे। वही झूमा मिली। वो एक मैसिव वर्ग पर सवार थी। उसके पीछे ब्लैकफर्ड वुल्फ पैक चल रहा था। झंग यी अपनी एडवांस्ड इमेजिंग डिवाइस से वो सब देख रहा था, जो भी लाइंग वायु देख रही थी। और पहली बार उसने रिबल आर्मी की एलीट वुमन वॉरियर को सामने से देखा। उनके पास कोई मॉडर्न गियर नहीं था, लेकिन उनकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म शानदार थी। बाल 2 चोटियों में बंधे हुए थे। कमर पर ब्लैक एलॉय से बना हुआ लंबा विप लटक रहा था। लाइंग वायु को देखते ही झूमा की आंखों में चमक आ गई। वो अपनी माउंट से कूदी, लाइंग वायु के सामने आई और कुछ मीटर्स दूर रुक गई। धन्यवाद दाता, सच में आपसे मिलने के लिए यहां आकर बहुत खुशी हुई। झूमा ने अपना दाया हाथ अपनी बाई छाती पर रखा और डीप बो किया। लाइंग वायु ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई और नहीं दिखा। झूमा ने कहा, आज मैं अकेली हूं, कृपया चिंता मत करें। लाइंग वायु मुस्कराई। तुम अकेले आई हो, इसका मतलब तुम्हें भी डर है ना? चैप्टर 1313 मदद मांगना। झूमा ने लाइंग वायु से बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, कृपया हमें माफ करना। रेजिस्टेंस फोर्स को हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि वो चीफ्टेंस और उनके गुर्गे हमसे निपटने के लिए हर तरह के गंदे और नीच तरीके अपनाते हैं। तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर तुम सच में दुश्मन होते तो मैं यहीं मर जाता, लेकिन मेरे भाई शायद आज जिंदा होते। लाइंग वायु ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिलाया। इसी वक्त झंग यी, जो अब तक मुजिया की शैडो जोन में छिपा था, बाहर आ गया। जैसे ही वो सामने आया, झूमा ने तुरंत एक डिफेंसिव स्टांस ले ली और सतर्कता से उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? झंग यी ने हाथ उठाकर कहा। रिलैक्स करो, मैं भी उसी तरह का आउटसाइडर हूं जैसा वो है। हम दोनों बाहर से आए हैं। झूमा ने लाइंग वायु की ओर देखा, जैसे वो उसके एक्सप्रेशन से कुछ पढ़ना चाहती हो। लाइंग वायु ने कहा, ये हमारे बॉस है, तुम इन पर भरोसा कर सकती हो। झूमा ने फिर ध्यान से झंग यी से पूछा, क्या आप हमारी मदद करने आए हैं? झंग यी हंस पड़ा। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं? अगर इस बात पर सोचा जाए तो ये काफी अच्छा सुनाई देता है। झंग यी ने अपनी नाक खुजाई और कहा, शायद ऐसा ही है। ऑनेस्टली,
मुझे तुम्हारी रेजिस्टेंस आर्मी के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी, पर इस बार तुमने इनिशिएटिव लिया, तो अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो? झंग यी का टोन देखकर झूमा का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वो पहले ही अपने अंदर डिटर्मिनेशन लेकर आई थी और बलिदान देने को तैयार थी। अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो स्टेप लेना ही होगा। उसकी नजर लाइंग वायु पर टिक गई। जिस औरत ने उसे बचाया था, उस पर उसका भरोसा गहरा हो चुका था। मेरी उपकारकर्ता, आपने पहले हमें और उन गरीब गुलामों को बचाया। मुझे यकीन है कि आप एक नोबल इंसान हैं, इसलिए मैं आपसे हमारी मदद करने की गुजारिश करती हूं। लाइंग वायु ने झंग यी की ओर देखा और पूछा, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? झूमा ने पहले लाइंग वायु को देखा, फिर झंग यी की ओर, और थोड़ी हेजिटेशन में नजर आई। एक पल सोचा, फिर सावधानी से बोली, हमारा अगला ऑपरेशन बहुत जल्द होगा। अगर उसी समय हमारी मुलाकात हो तो हमें उम्मीद है कि आप थोड़ा रहम दिखाएंगे, या आप शायद कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। उसने बात को वेग रखा। साफ था कि उसे अब भी झंग यी और लाइंग वायु पर पूरा ट्रस्ट नहीं था, लेकिन झंग यी ने उसे एडमायर किया। सावधानी हमेशा समझदारी की निशानी है। धूमा गोलमोल बात कर रही थी, लेकिन झंग यी ने सच्चाई पकड़ ली। तुम लोग चुनझाओ धर्मा सभा का फायदा उठाकर कोई बड़ी हलचल करना चाहते हो, राइट? उसने मुस्कुराकर झूमा से कहा। झूमा की आंखें सिकुड़ गई। फिर उसने हल्के तंज में कहा, तुम्हें तो अपनी ही अच्छाई पर शक हो रहा होगा, इतने चतुर बन रहे हो। झंग यी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, क्या मदद मांगते वक्त तुम्हारा यही एटीट्यूड होता है? अगर सच में चाहते हो कि हम मदद करें तो थोड़ी ऑनेस्टी दिखाओ। लाइंग वायु ने झूमा से कहा, झूमा, ये हमारे कैप्टन हैं। अगर तुम्हें सच में मदद चाहिए तो इनसे खुलकर बात करो। झूमा ने दांत भींच लिए। वो झिझक रही थी। उनकी रेजिस्टेंस आर्मी को अब सच्चे एलाइज की जरूरत थी। उन्हें चारों मेजर फैमिलीज की लड़ाई की जानकारी थी। उन्हें पता था कि पाजी फैमिली ने 10 एलीट मर्सनरीज को हायर किया है। यहां तक कि संगची मंदिर के धर्मा प्रोटेक्टर वज्रा भी उनका सामना नहीं कर सकते। इस न्यूज ने झूमा और उसकी टीम को आशा से भर दिया था। झूमा ने लाइंग वायु से कांटेक्ट किया ताकि अगले ऑपरेशन स्मूथली कंप्लीट हो सके। उसे उम्मीद थी कि शायद ये लोग दिल से दयालु होंगे और रेजिस्टेंस में मदद करेंगे। कम से कम जब टाइम आए तो वो इन पर हमला ना करें। झूमा ने गहरी सांस ली, झंग यी और लाइंग वायु की ओर देखा और पूछा, क्या मैं आपको हमारी रेजिस्टेंस आर्मी की कहानी बता सकती हूं? झंग यी ने भौहें उठाई। ठीक है, उसे नहीं पता था कि ये औरत क्या करना चाहती है, लेकिन सुनने में कोई नुकसान नहीं। झूमा ने रेजिस्टेंस की कहानी सुनानी शुरू की। सच कहें तो उसकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत इंप्रेसिव नहीं थी, बस एवरेज थी। राइटर ने जो प्लॉट लिखा था वो कुछ वैसा ही था जैसा झंग यी पहले तियनहाई सिटी में कई बार देख चुका था। बेसिकली वर्ल्ड कोलैप्स के बाद 4 मेजर चीफ्टन फैमिलीज ने पूरा साउथ वेस्ट रीजन कंट्रोल कर लिया और सभी फ्री लोगों को अपनी डोमेस्टिक स्लेव बना लिया। वो इन गुलामों का मनचाहा इस्तेमाल करते, टॉर्चर करते, यहां तक कि रिचुअल टूल्स बनाने और खाने तक के लिए उन्हें सैक्रिफाइस करते। इसी वक्त कुछ लोग जो दास नहीं बनना चाहते थे उठ खड़े हुए और उन्होंने इन 4 फैमिलीज के खिलाफ रेजिस्टेंस आर्मी बनाई। बालबाला। झूमा ने उदासी भरे चेहरे से ये सब कहा। झंग यी को ये सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कहानी बहुत ओल्ड स्कूल सी लगी। वो तियनहाई में ऐसे कई प्लॉट देख चुका था, इसलिए अब वो इजीली इंप्रेस नहीं होता। झूमा ने झंग यी और लाइंग वायु को इंप्रेस करने की कोशिश की ताकि उनसे मदद ले सके, लेकिन झंग यी ने न तो कोई इमोशन दिखाया और न कोई रिएक्शन दिया, बस ऑब्जर्व करता रहा। इससे झूमा थोड़ी एंग्शियस हो गई। सारांश में, मुझे उम्मीद है कि आप हमें समझ पाएंगे। हमारी रेजिस्टेंस आर्मी सच में स्नोई गाओकिया के लोगों के हितों के लिए लड़ रही है। हम जो भी करते हैं वो उन गुलामों को आजाद कराने के लिए है। आप लोग पावरफुल हैं,
कृपया उन ईविल, क्रूएल और सेल्फिश चीफटेन्स की मदद मत कीजिए। झंग यी ने शांत स्वर में कहा, मुझे साफ साफ बताओ, तुम हमसे एक्चुअल में क्या चाहते हो और बदले में हमें क्या दोगे? वो सिर्फ क्लियर ट्रेड में इंटरेस्टेड था। इमोशनल मैनिपुलेशन उसे पसंद नहीं था। झूमा ने फिर से एक गहरी सांस ली और बोली, मैंने पहले भी कहा था, अगर हम अगले स्टेप में आपसे टकराएं तो हम चाहेंगे कि आप हमें कवर करें। कम से कम हमारे लोगों पर हमला मत करें। तभी झंग यी के कानों में यांग जिंगसिन की बात गूंज गई। भाई, तुम्हें याद है जब हम पहली बार स्नो रीजन पहुंचे थे तो रास्ते में क्या हुआ था? उसके वर्ड्स ने झंग यी को उस दिन की घटनाओं की याद दिला दी। रास्ते में उन्होंने कुछ फ्यूनरल मंक्स को देखा था जो स्नो माउंटेन्स के इर्द गिर्द घूम रहे थे, और फिर रेजिस्टेंस फाइटर्स ने अचानक उन अंडरटेकर्स पर एम्बुश कर दिया था। झंग यी अब कनेक्शंस जोड़ने लगा। यांग जिंगसिन ने आगे कहा, बैरियल मास्टर्स पर हमला करने वाले रिबेल्स बहुत स्ट्रांग थे। वो शायद रेजिस्टेंस का मेन कॉम्बैट फोर्स थे। मुझे लगता है कि रिबेल्स अपनी सेफ्टी के लिए चुनझाओ धर्मा सभा का एडवांटेज लेना चाहते हैं। तांत्रिक ट्रेडिशन के अनुसार उसी दिन एक ग्रैंड रिचुअल होता है। उस समय हम देवताओं और बुद्धों से प्रार्थना करने के लिए ह्यूमन ऑर्गन से बने इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे और जानवरों की बलि देंगे। अगर मेरा गैस सही है तो वो रिबेल्स जो बैरियल मास्टर्स पर हमला कर चुके हैं, उन्हें सैक्रिफाइस किया जाएगा। वो चारा है ताकि बाकी रिबेल्स ट्रैप में आ सकें। यांग जिंगसिन की साफ और सीधी एक्सप्लेनेशन ने पूरी सिचुएशन को साफ कर दिया। झंग यी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वेल प्लेड। यांग जिंगसिन ने भी हल्की मुस्कान दी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो लगता है ये सब एक खुली साजिश है। उन्होंने जानबूझकर ये सब किया ताकि रेजिस्टेंस आर्मी इस ट्रैप में कूद जाए, चाहे उन्हें पता हो कि ये एक जाल है। अब सोचो, वो हमारे पास खुद आए। अगर उन पर मजबूरी ना होती तो वो किसी आउटसाइडर से हेल्प क्यों मांगते जिसे हमारी बैकग्राउंड तक का नॉलेज नहीं? चैप्टर 1314। वो स्नो माउंटेन कॉन्डोर है। ही इज द स्नो माउंटेन कॉन्डोर। झंग यी को अब पूरा यकीन हो चला था कि दूसरे पक्ष का मोटिव क्या है। उसे साउथ वेस्ट रीजन के इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था जब तक वो उसकी खुद की प्लान्स में इंटरफियर न करे। तुम मुझे क्या दे सकते हो? उसने काम एक्सप्रेशन के साथ पूछा। झूमा ने दांत भींचते हुए झंग यी की ओर देखा और बोली, तुम क्या चाहते हो? रिबेल्स के लिए हालात बहुत मुश्किल थे। आखिर साउथ वेस्ट पहले ही 4 मेजर फैमिलीज में डिवाइड हो चुका था। अब तो खाने पीने तक की सप्लाई कम पड़ रही थी। तो वो झंग यी को क्या दे सकते थे? शायद कुछ भी नहीं। झंग यी मुस्कराया। तुम हेल्प मांगते हो लेकिन सिंसेरिटी नहीं दिखाते। झूमा का चेहरा थोड़ा सा बिगड़ गया। हमें सच में ऑफर करने लायक कुछ भी नहीं है। वो ये सीधे नहीं कह सकती थी। शर्मिंदगी उसकी आंखों से जाहिर थी। झंग यी ने भी उसको और शर्मिंदा नहीं किया। हेल्प करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना होगा। झूमा की ऐस तुरंत चौकन्नी हो गई। तुम हमारे लीडर से मिलना चाहते हो? रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर, जिसका टाइटल है स्नो माउंटेन कॉन्डोर, वो ही है जिनकी वजह से पूरी रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज हुई थी। उनका स्टेटस पूरे रिबेलियन का स्पिरिचुअल बैकबोन है। पिछले 2 सालों से चारों सरदार फैमिलीज और संगजिया मोनेस्ट्री उन्हें ढूंढ रहे हैं। कहा जाता है अगर वो पकड़ा गया तो रेजिस्टेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। हां, मैं स्नो माउंटेन कॉन्डोर से मिलना चाहता हूं, झंग यी ने कॉन्फिडेंटली कहा। झूमा थोड़ी नर्वस हो गई। मैं इस बारे में डिसीजन नहीं ले सकती। वो मना करना चाहती थी, लेकिन लाइंग वायु की पावर देखकर वो समझ गई कि झंग यी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये लोग फ्यूचर में सप्रेशन टीम के साथ आ गए तो रिबेलियन को मिटने में देर नहीं लगेगी। इट्स ओके, झंग यी ने कहा। चलो वापस चलते हैं, उसने लाइंग वायु से कहा और दोनों वहां से निकल गए। झूमा ने उन्हें जाते हुए देखा और बोली, मैं लीडर को सब बता दूंगी और अगर पॉसिबल हुआ तो मैसेज भेजूंगी।
लाइंग वायु ने सिर हिलाया। ठीक है, हम तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। कुछ ही समय में, बिना किसी को नोटिस हुए, वे वापस पाजी जसेंग के मैंशन के कोर्टयार्ड में लौट आए। वापस पहुंचने के बाद लाइंग वायु ने झंगी से पूछा, झंगी, तुम अचानक उनके लीडर से मिलने की इच्छा क्यों जताई? झंगी बोला, मैं तो बस कैजुअली इंटरेस्ट ले रहा था। आखिर कुछ गरीब और कमजोर रिबेल्स संगजिया मंदिर के लिए कोई खतरा थोड़े हैं। बैरियल मास्टर जैसा इंसान है वहां, उनके सामने रिबेलियन बेकार है। फौज में वो बराबरी कर ही नहीं सकते। यहां तक कि स्नो प्लेटों के सीक्रेट कल्ट फॉलोअर्स भी बैरियल मास्टर के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, थोड़ा अजीब पर एक्साइटिंग। उसके लिप्स पर एक गहरी, मिस्टीरियस मुस्कान उभर आई। लाइंग वायु थोड़ा हैरान थी। क्या आइडिया? यांग जिंगसन ने कामली जवाब दिया। भाई झंग यी को शक है कि रेजिस्टेंस आर्मी का रियल लीडर वही गोल्डन विंग्ड एलियन है जो उस रात स्नोई माउंटेन फुटहिल पर दिखाई दिया था। जैसे हाई ये शब्द बोले गए, झंग यी की हरकतें सडनली बहुत जस्टिफाइड लगने लगी। झंग यी की नजर में ये रिबेल्स बस छोटे मोटे प्लेयर्स थे। लेकिन अगर इनके बीच कोई एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट है तो गेम अलग है। झंग यी ने चाय की चुस्की ली और कामली कहा, इंसान का नाम तो अक्सर मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन उपनाम कभी झूठ नहीं बोलते। स्नो माउंटेन कॉन्डोर ऐसी टाइटल रैंडमली नहीं दी जाती। जब तक उस शख्स ने ईगल टाइप या बर्ड क्लास ट्रेट्स शो ना किए हो, ये नाम नहीं मिलता। और वो गोल्डन विंग्ड एलियन जो मैंने उस रात देखा था, बिल्कुल मैच करता है। इतनी कमी के बावजूद ये रिबेल फोर्स 2.5 साल से चारों चीफ्टन फैमिलीज को रेजिस्ट कर रही है। अगर उनके पीछे एक एप्सिलॉन लेवल पावर हाउस हो तो सब कुछ लॉजिकली समझ आता है। झंग यी ने उस रात की पूरी फाइट याद की। स्टार्ट में गोल्डन विंग्ड एलियन और झंग वायु एक दूसरे के विरोध में थे। लेकिन जब झंग यी और 2 और अननोन्स वहां पहुंचे, तभी दोनों अचानक मिल गए और साथ लड़े। उस वक्त झंग यी कंफ्यूज था कि दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग कहां से आई। अब अगर गोल्डन विंग्ड एलियन ही रिबेल्स का लीडर स्नो माउंटेन कॉन्डोर है, तो पजल सॉल्व हो गया। स्नो प्लेटो में 2 एप्सिलॉन लेवल एग्जिस्ट करते हैं। एवरीवन शॉक्ड। सब जानते हैं एप्सिलॉन म्यूटेंट का पैदा होना कितना रेयर होता है। लगभग हर 100 से 200 मिलियन ह्यूमंस में एक ही बार कोई एप्सिलॉन बॉर्न होता है। सिर्फ टैलेंट ही नहीं, इमेंस रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं उसे ग्रो करने के लिए। पूरा हुएक्सू एम्पायर मिला ले तो 10 से भी कम एप्सिलॉन होंगे, और साउथ वेस्ट रीजन में 2। झंग यी ने कहा, वो गोल्डन विंग्ड एलियन इतना पावरफुल नहीं लगा। हमारे बीच थोड़ी फाइट हुई थी। मुझे महसूस हुआ कि वो झंग वायु का सामना नहीं कर सकता। झूके ने कहा, एप्सिलॉन भी अलग अलग लेवल के होते हैं। अगर वो बहुत स्ट्रांग नहीं है तो हम उसे एलाय बनाकर भी ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे, है ना? झंग यी ने अपनी आदत के मुताबिक हाथ की बैक रब की और आइज नैरो की। उसका और झंग बो का रिलेशन कुछ स्ट्रेंज सा था। मैं ठीक से नहीं बता सकता क्या कनेक्शन है, पर उस दिन एक अजीब फीलिंग जरूर थी। वो पहले झंग क्वांग से लड़ चुका है, यानी उसे उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सबसे ज्यादा पता है, और वही इन्फो है जो मुझे चाहिए। मॉडर्न कॉम्बैट में इंटेलिजेंस सबसे जरूरी हथियार होता है। एलियंस के बीच की फाइट में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर आपके पास अपोनेंट की प्रॉपर इन्फो हो और आप रेडी हो, तो एक कमजोर भी एक ताकतवर को हराने की ताकत रखता है। क्वालिफिकेशन इंडेक्स सिर्फ थ्योरेटिकल कैपेबिलिटी शो करता है, पर रियल वर्ल्ड में वो अक्सर गलत साबित होता है। जैसे झंगी, उसकी स्ट्रेंथ डिफेंस में है। अगर कोई उसका डायमेंशनल गेट बंद कर दे तो उसकी हफ एबिलिटीज न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। वो अवेयर है और इसलिए अब हर कदम कैलकुलेशन से भरपूर होता है। इसलिए झंग यी पूरी प्लानिंग से झंग वायु के नेक्स्ट एनकाउंटर की तैयारी कर रहा है, और इसी वजह से उसे रिबेल्स से अलायंस करने में कोई दिक्कत नहीं। कुनलुन माउंटेन्स के गहराई में मैसिव पर्वत श्रृंखला
जो पूरे स्नो प्लेटो को ईस्ट से वेस्ट काटती है और लगभग पूरा साउथ वेस्ट रीजन कवर करती है। उस बर्फीली चोटी पर एक गोल्डन ईगल टाइप एलियन शांति से बैठा है और अपनी तेज नजरों से पूरे इलाके की निगरानी कर रहा है। कुछ ही दूर रिबेल्स का मेन कैंप एक वैली के भीतर बसा हुआ था। चैप्टर 1315 मिलने में क्या बुराई है? व्हाट्स द हार्म इन मीटिंग? स्नोई प्लेटो, रिबेल कैंप। सत्ता के खिलाफ स्टैंड लेना कोई आसान बात नहीं। इसके लिए ना सिर्फ जबरदस्त करेज चाहिए, बल्कि हार्शेस्ट कंडीशंस में सर्वाइव करने का जज्बा भी। रिबेल कैंप की हालत तो किसी नॉर्मल रेफ्यूजी कैंप से भी बदतर थी। अंडरग्राउंड केव्स में रोशनी बहुत कम थी। एनर्जी शॉर्टेज की वजह से दिन में ही सारे जरूरी काम निपटाए जाते थे। रात के वक्त सिर्फ कुछ वर्कर जोन्स में लाइट अलाउड थी, बाकी सब अंधेरे में। कैंप में ज्यादातर हथियार पुराने रस्टेड फायर आर्म्स थे। कभी कभी चीफ्टन फोर्सेस से कुछ एडवांस्ड वेपन्स छीन लिए जाते थे, पर उनकी संख्या इतनी कम थी कि सिर्फ बाहरी मददगारों को दिए जाते। कैंप के लोग फटे पुराने कॉटन जैकेट्स और डाउन कोट्स में लिपटे रहते, सारा दिन बस कोट या स्लीपिंग बैग में गुजारते। लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि जो लोग इस जगह तक रिबेलियन में आने में सक्षम थे, वो सब ऐसे लोग थे जिन्हें जिंदा रहना अब लक्जरी लगती थी। झूमा एक लंबी ब्लैक वुल्फ पर सवार होकर कैंप पहुंची। रास्ते में पहाड़ियों में छिपे गोल्डन ईगल्स ने उसकी एवरी मूवमेंट मॉनिटर की। कैंप गेट पर झूमा ने वुल्फ को लाइटली टैप किया और लॉयल पेट तुरंत बर्फ में जाकर अपने को गर्म रखने के लिए दुबक गया। कैंप में कदम रखते ही लोग उसे वार्मली वेलकम करने लगे। झूमा ने सबका जवाब दिया, लेकिन तेजी से अंदर चली गई। बुद्ध कहाँ है? रास्ते में एक महिला सैनिक ने पूछा। रेजिस्टेंस में लीडर स्नो माउंटेन कॉन्डोर को बुद्धा का पुत्र कहा जाता है। आखिर जब कोई रिलीजियस कॉज लेकर कोई शक्तिशाली व्यवस्था को चैलेंज करता है, तो उसे लोगों का फेथ जीतने के लिए सिंबॉलिक धर्म का सहारा लेना पड़ता है। बुद्धा का पुत्र एक टाइटल है जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी दर्शाता है। फीमेल गार्ड ने हंसते हुए कहा, झूमा दीदी, मैं अभी सभी को दिखा रही थी कि बुद्धा के शरीर पर फ्रॉस्टबाइट कैसे हो गया। झूमा को याद आया, ये वही स्लेव्स थे जिन्हें कुछ दिन पहले रेस्क्यू किया गया था। वो फास्ट पेस में इनर क्वार्टर्स की तरफ चली गई। केव की हर दीवार पर सिंपल टेंट्स लगे थे। अंडरग्राउंड होने की वजह से टेम्परेचर बाहर के मुकाबले बेहतर था। लोग खुद को कोट और ब्लैंकेट्स में लपेटे हुए थे और एनर्जी बचाने के लिए फिजिकल वर्क से बचते थे। भीड़ के बीच एक लंबा इंसान ब्लैक क्लोक में क्वाइटली घुमा और लोगों के फ्रॉस्ट बाइट पर दवा लगा रहा था। झूमा ने दूर से देखा, वो एक यंग लड़की के हाथों पर जेंटल तरीके से क्रीम अप्लाई कर रहा था। उसके जेस्चर्स ऐसे थे जैसे कोई बाप अपनी बेटी की देखभाल कर रहा हो। लड़की जिसे अभी कुछ ही दिन पहले तक एक स्लेव कैंप में टॉर्चर झेलना पड़ता था, अब उस मास्क्ड मैन को रिस्पेक्ट से देख रही थी। कुछ देर बाद स्नो माउंटेन कॉन्डोर फाइनली फिनिश्ड स्टैंडिंग। वो झूमा की ओर मुड़ा और कहा, झूमा, तुम आ गई? चलो थोड़ा किनारे बैठकर बात करते हैं। उसकी आवाज सॉफ्ट और हल्की थकी हुई थी, पर सबसे स्ट्राइकिंग चीज थी उसका ब्लैक मास्क, जिससे पूरा चेहरा छिपा हुआ था और मटीरियल अनजान था। झूमा उसके साथ एक साइड गया और दोनों एक जर्जर पाइल पर बैठ गए। झूमा ने पूरा अकाउंट सुनाया, आज क्या क्या हुआ, सब डिटेल में। उन्होंने कहा कि वे हमारे जवाब का इंतजार करेंगे। बुद्धा, अब डिसीजन आपको लेना है। स्नो माउंटेन कॉन्डोर साइलेंटली सुनता रहा और फिर हल्का सा सिर झुकाकर सोचने लगा। इनिशियली मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हमारी मदद करेंगे। मैंने बस इतना सुना कि तुमने कहा कि पाजी फैमिली के मर्सनरीज हमसे सिंपैथी रखते हैं, तो मैंने तुम्हें अलाउ कर दिया ट्राई करने के लिए। कॉमन सेंस यही कहता है कि जो लोग पाजी फैमिली के लिए हायर्ड है, वो हमें क्यों सपोर्ट करेंगे? रिबेल्स इतने गरीब हैं कि वो कुछ ऑफर भी नहीं कर सकते। लेकिन ऑनेस्टली
मुझे ये टर्न ऑफ इवेंट्स एक्सपेक्टेड नहीं था। झूमा ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो लोग सच में काइंड हैं और हमारी हेल्प करना चाहते हैं, या फिर ये सब चीफ्टन्स का कोई ट्रैप है? आखिर झंग यी ने स्नो माउंटेन कॉन्डोर को डायरेक्टली मिलने के लिए कहा था। वो वही इंसान है जिसे तूसी फैमिली सबसे ज्यादा एलिमिनेट करना चाहती है। मुझसे मिलना चाहता है। स्नो माउंटेन कॉन्डोर की आवाज में हल्की सी मुस्कुराहट झलक रही थी। उसके मास्क के नीचे आंखें टिमटिमाई। मुझे लगता है मुझे पता है वो कौन है। झूमा चौंकी। तुम जानते हो वो कौन है? कॉन्डो ने धीरे से सिर हिलाया। अगर मेरा अनुमान सही है तो हमें तूसी के राज को खत्म करने की उम्मीद है। उसके माइंड में वो रात घूम गई जब 5 इप्सिलॉन लेवल म्यूटेटर्स ग्रेट स्नो माउंटेन पर एक साथ आए थे। किसी को भी उस एपिक क्लैश की उम्मीद नहीं थी। और लाइंग वायु, जो इतनी स्ट्रांग थी, वो भी बस सबॉर्डिनेट थी। तो उसके बॉस की पावर अनइमेजिनेबल। अगर सच में हमें एक इप्सिलॉन की सपोर्ट मिल जाए, हमारे सपने सच हो सकते हैं। कॉन्डो ने धीरे से अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा और सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा, झूमा, उनकी कंडीशन एक्सेप्ट कर लो, लेकिन एक शर्त पर। थोड़ी देर बाद लाइंग वायु को झूमा का मैसेज मिला। वो तुरंत झंग यी के पास भागी। झंग यी, लुक, उनका जवाब आ गया है। झंग यी ने हल्का सा ग्लांस डाला और फिर मुस्कुरा पड़ा। मैसेज में लिखा था, ऑपरेशन के बाद वे झंग यी से मिलने को तैयार है। क्लियरली अदर साइड भी काफी कॉशियस है। झंग यी, अब क्या करें? लाइंग वायु ने पूछा। झंग यी ने आराम से जवाब दिया, मान लो, उस वक्त तो वैसे भी हमें कुछ करना नहीं है, कोई रिस्क नहीं। ठीक है, मैं कंफर्म कर देती हूं। झंग यी के हामी भरते ही लाइंग वायु ने तुरंत झूमा को पॉजिटिव रिप्लाई भेज दिया। जल्द ही समय आया। चुनझाओ धर्म सभा का दिन पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों से संगजिया मोनेस्ट्री के आसपास काफी हलचल थी। हजारों स्लेव वर्कर्स इसे तैयार करने में लगे थे और आसपास का इलाका रॉयल फेस्टिवल जैसा सज चुका था। मैसिव वुडन पिलर्स खड़े किए गए थे और उन पर लंबी सिल्क टेपेस्ट्रीज लटकाई गई थी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स और सेक्रेड आर्ट उन खंभों पर कारीगरों ने उकेरे थे। हर जगह डिवोशन और ट्रेडिशन की वाइब्स थी। उस दिन झू केया, यांग एक्साये और बाकी लड़कियां झंग यी के पास आईं। उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट और थोड़ी हेजिटेशन थी। झंग यी ने मुस्कुराकर पूछा, तो चुनझाओ धर्मा सभा देखने जाना है, राइट? लड़कियां एक दूसरे की ओर देखती रहीं और फिर हंस पड़ी। झू क्या बोली, आपसे कुछ भी नहीं छुपता। मैंने तो मुंह भी नहीं खोला और आपने पकड़ लिया। झंग यी ने हंसते हुए कहा, इस ठंडी वीरान जगह में और है ही क्या देखने को? यांग एक्साये ने ताली बजाई और बोली, हम इतने दूर हिमालयन रीजन में आए हैं। अगर चुनझाओ धर्मा सभा को अपनी आंखों से देख पाए तो ट्रिप सफल हो जाएगा। चैप्टर 1316 चुआनझाओ धर्म सभा आयोजित की गई। द चुनझाओ धर्मा असेंबली बिगिंस। चुनझाओ धर्मा सभा स्नोलैंड हाईलैंड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए संगा मंदिर में आकर मुख्य सेरेमनीज में शामिल होना मुश्किल होता है और बाहर से आने वालों के लिए तो और भी ज्यादा। लेकिन इस बार वो लोग पाजी जैसेंग के साथ आ गए और सीधा उत्सव के सेंटर तक पहुंच पाए। ऐसे मौके को कौन छोड़ना चाहेगा? इसलिए उन्होंने झंग यी से रिक्वेस्ट की कि वो उस दिन म्यू यान की शैडो में छिपे रहने के बजाय उनके साथ बाहर जाएं। भले ही हम इसे मूवी में देख सकते हैं, लेकिन ये फर्क होता है टीवी पर देखने और रियल लाइफ में देखने का। हम इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। झू हेमे मुस्कुराई और झंग यी को डायरेक्टली देखने लगी। यहां तक कि लू कैरन ने भी बड़ी बड़ी आंखों से झपकते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन एक्साइटमेंट से भरा था। वर्ल्ड एंड को अब 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। इस आइसी वर्ल्ड में जहां हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा है, इतने बड़े स्केल पर कोई इवेंट होना अपने आप में एक मिरेकल है। मैंने सुना है वहां परफॉर्मेंसेस भी होंगी। यांग एक्साये ने धीमी आवाज में कहा।
झंगी ने सबकी शक्लें देखी और एक लंबी साई ली। तुम लोग बहुत अटेंशन खींचने वाले हो। तुम्हें टारगेट करना किसी के लिए भी आसान होगा। मुझे तो लो प्रोफाइल रहना ही पसंद है। सेफ्टी के लिहाज से आने से पहले झू के ने अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी का यूज करके सभी की अपीयरेंसेस में हल्के बदलाव कर दिए थे। हालांकि ये बदलाव माइनर थे, कोई भी मेजर शेप या आइडेंटिटी नहीं बदली। स्पेशली कुछ विमेन जो ब्यूटी को लेकर ज्यादा सेंसिटिव थी, ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी स्टनिंग दिख रही थी। झंग यी के घर की सारी महिलाएं टॉप टियर है। कोई फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी है, कोई इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से है, कोई प्योर जीनियस। स्नो रीजन हाईलैंडर्स की तुलना में उनका लुक और एलिगेंस कहीं ऊपर है। काहे की चिंता? संगा मोनेस्ट्री तो लमाओं से भरा है। क्या वो सच में चारों मोहों से मुक्त है? यांग एक्साये ने झंग यी की आर्म पकड़ते हुए लविंगली कहा, बस थोड़ा पास जाकर देख लेने दो। और वैसे भी जब तुम साथ हो तो हमें सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं। झंग यी ने नाराज होते हुए भी कुछ नहीं कहा। आजकल के मंग भी बिजनेस माइंडेड हो चुके हैं। सच में लगता है उन्हें महिलाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसा कहते हुए भी झंग यी ने आखिरकार उनकी रिक्वेस्ट मान ली। बस उन्होंने कह दिया, अपना चेहरा ढक लो और पीछे पीछे चलो। झू क्या और बाकी महिलाएं लिटरली खुशी से झूम उठीं। इट वॉज क्लियर वो चुनझाओ धर्मा सभा देखने के लिए सुपर एक्साइटेड थी। झंग यी ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचा, जब टाइम मिलेगा तो तियनहाई से कुछ डांसर्स और सिंगर्स बुलाकर एक ट्रूप बना ही लेते हैं। अगर मैन पावर कम पड़े तो ब्लिजर्ड सिटी से कुछ लोग बोरो कर सकते हैं। झू झेंग अभी भी उसकी काफी सुनता है। और वैसे भी फ्रॉग और बिग चिनचिल्ला दोनों मॉडर्न बैंड वाले हैं। उनके साथ और लोग जुड़ जाएंगे तो वो और खुश होंगे। फाइनली वो दिन आ गया जब चुनझाओ धर्मा सभा शुरू हुई। झंग यी और बाकी लोग पाजी जैसेंगे कन्वॉय के पीछे पीछे संगा मोनेस्ट्री की तरफ निकल पड़े। इवन दो ये रिलीजियस इवेंट था, फिर भी पाजी जैसेंग के प्राइवेट ट्रूप्स उनके साथ वेपन्स और एम्यूनिशन लेकर चल रहे थे। और सोलिंग देजी तो एक पल के लिए भी उसके साइड से नहीं हटा। झंग यी और उसके दोस्त अपनी पर्सनल कार से कॉन्वॉय के पीछे लग गए। जैसे ही वो लोग संगा मोनेस्ट्री के आउटर एरिया में पहुंचे, दूर दूर तक लोग सिर झुकाए फोल्डेड हैंड्स में प्रेयर करते नजर आ रहे थे। हवा बहुत तेज थी और बाहर का तापमान शायद 0 से 70 से 80 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच गया था। अगर त्वचा का 1 इंच भी खुला रह जाता तो हालत बहुत खतरनाक हो सकती थी। हालांकि डॉनजोंग के अनुयायी फिर भी संगजिया मंदिर के बाहर घुटनों के बल बैठकर ऑलमोस्ट पागलों जैसी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे थे। वे गंदे और फटे हुए सूती कपड़े पहने हुए थे, बर्फ में घुटनों के बल बैठे थे, हाथों में इंसेंस स्टिक्स लिए कुछ बड़बड़ा रहे थे। मंदिर के सामने हजारों लोग ऐसे बैठे थे जैसे किसी स्लॉटर हाउस में बैठे हों, बिना किसी जबरदस्ती के, अपनी इच्छा से। झंग यी को बचपन का एक बुचर शॉप याद आया जो होम टाउन के पास हुआ करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां जानवर मजबूरी में जाते थे और यहां लोग वॉलंटरली। इतनी बड़ी क्राउड को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी नेचुरली मंक सोल्जर्स पर थी। वे अपने हाथों में लंबे विप्स लिए हुए थे और अगर कोई भक्त लाइन डिस्टर्ब करता तो तुरंत उसे मारकर हटाते। एक सीधी मेन रोड क्राउड को बीच में से डिवाइड करती थी और सीधा संगजिया मंदिर तक जाती थी। झंग यी और बाकी लोगों की गाड़ी को बाहर ही रोकना पड़ा और रिस्पेक्ट के कारण उन्हें पैदल मंदिर तक जाना पड़ा। सब लोग कार से उतरे। सबने खुद को गर्म कपड़ों में अच्छी तरह लपेटा था, इसलिए ठंड की खास परवाह नहीं करनी पड़ी। काफी देर चलने के बाद वे गांव किया की सबसे सेक्रेट जगह संगजिया मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के बाहर छोटे मोटे टेम्पल से आए कई मंक्स नीचे बैठे थे जिन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। झंग यी ने लाइंग वायु और बाकियों से कामली कहा, अपने आसपास ध्यान दो। अगर कोई आउटसाइडर एलियन यहां इनफिल्ट्रेट कर रहा है तो हाई चांस है कि वो भी यहां होंगे। चुनझाओ धर्मा सभा के बाद कई मेजर पावर्स ग्रेट स्नो माउंटेन की ओर मूव करेंगी, सो ये इवेंट बहुत क्रिटिकल है।
और वो मिस्टीरियस एप्सिलॉन लेवल बीइंग्स इसे मिस नहीं करेंगे। सबने अटेंटिवली सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करना शुरू किया। झंगी पाजी जैसेंग के साथ टेंपल के अंदर गया और वहां का अंदरूनी व्यू सच में बहुत ही ग्रैंड और डिवाइन था। मंदिर के अंदर और बाहर जैसे दो अलग वर्ल्ड्स हों। हर पिलर और बीम एक सेक्रेड ऑरा से भरा था और उसे बिल्ड करने में काफी टाइम और पैसे लगे होंगे। पाजी जैसिंग ने झंग यी से कहा, जब धर्मा सभा शुरू होती है तो अलग अलग टेम्पल्स के मंक्स बुद्ध धर्म पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये प्रोसेस काफी लंबी और बोरिंग होती है, कम से कम आधा दिन। कृपया धैर्य रखें। झंग यी ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं। चुनझाओ धर्मा सभा आमतौर पर 3-5 दिन तक चलती है, क्योंकि पूरे स्नो रीजन गाओकिया से लोग यहां दर्शन करने आते हैं। पाजी जैसेंग पहले ही निकल चुके थे। एक लोकल लीडर के रूप में उन्हें फ्यूनरल मास्टर से मिलना होता है और कई अदर रिचुअल्स भी परफॉर्म करने होते हैं। उन्होंने झंग यी को अवॉइड करने वाली चीजें बता दी थी, जैसे ज्यादा दूर न जाना या मंदिर के सेक्रेड जोन्स में ना घुसना। झंग यी ने अग्री किया। उस समय पूरे मंदिर के परिसर में काफी भीड़ थी। हर डायरेक्शन से लोग आए हुए थे। कई अलग अलग रीजन्स के मंक्स एक साथ गैदर हुए और वहां पर फॉर्मल बुद्धिस्ट डिस्कशंस चल रही थी। झंग यी और उनके फ्रेंड्स बस मजा लेने आए थे। डॉनजोंग की डिबेट स्टाइल काफी यूनिक होती है, ऑलमोस्ट लाइक अ बॉक्सिंग मैच। चैंपियन मंक सामने बैठता है, बाकी उससे चैलेंज करने आते हैं। जो हारता है वो शेम से चुपचाप रिट्रीट कर जाता है। डिबेटर्स क्वेश्चन पूछते हुए जोर से तालियां बजाते हैं। झंग यी को यह सब देखकर लगा जैसे किसी विलेज में बुजुर्ग औरतें आपस में लड़ रही हों। आवाजें तेज, जेस्चर्स बड़े। दो बोरिंग नहीं था, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के टॉपिक्स उनके लिए इररेलेवेंट थे। झंग यी और बाकी लोग पूरे कॉम्प्लेक्स में घूमते रहे और बहुत सी डिबेट्स देखी। सब कुछ एक थिएटर शो जैसा लग रहा था। झू कीर, लाइंग वायु और बाकी गर्ल्स के साथ होने की वजह से बॉर्डम नहीं हुआ। यांग एक्साई ने अपनी पॉकेट से रोस्टेड मेलन सीड्स निकाले, सबको बांटे और फिर सब मिलकर वो डिबेट ड्रामा एंजॉय करने लगे। चैप्टर 1317 अंडरटेकर से दोबारा मुलाकात। मीटिंग दी अंडरटेकर अगेन। झंग यी ने शुरू से ही प्लान किया था कि वो चुनझाओ धर्मा सभा का यूज करके उस रात दिखे हुए इप्सिलॉन लेवल बीइंग्स को ट्रेस करेगा। जैसा कि मैं दिखाया गया था, दो लोगों की आइडेंटिटी लगभग तय थी, एक अंडरटेकर और दूसरा स्नो माउंटेन कॉन्डोर। लेकिन अभी भी दो लोग ऐसे थे जिनकी पहचान कंफर्म नहीं थी और यह भी अनक्लियर था कि वो किस फैक्शन से बिलोंग करते हैं। सुबह कई सरदार्स रिचुअल्स के लिए टेंपल पहुंचे और पूरा वेन्यू इतना बड़ा था कि हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। झंग यी भी ये नहीं पहचान सका कि इतने सारे लोगों में से सस्पिशियस कौन हो सकता है। पूरी सुबह उसने बस आराम करते हुए बिता दी। दोपहर में एक मंक कुछ थर्मोस बैरल से भरी गाड़ी को धक्का देते हुए बाहर आया। संगजिया मंदिर के बाहर कई श्रद्धालु जो बर्फ में लंबे समय से घुटनों के बल बैठे थे, ठंड से बेहोश होने लगे थे। मंक उनके बीच पहुंचा, थर्मोस खोला और एक एक करके बाउल्स में गाढ़ा सूप सर्व करने लगा। वो सूप काले रंग का था और किसी को नहीं पता था कि वो किस चीज से बना है। लंच टाइम हो चुका था और संगजिया मंदिर के चारों ओर का माहौल खाने की गंध से भर गया। झंग यी को भी भूख लग रही थी, इसलिए उसने झू क्या और कुछ और लोगों को बुलाया कि चलो पहले खाना ढूंढते हैं। लेकिन तभी पाजी परिवार के लोग आ पहुंचे और बोले कि मंदिर ने खासतौर पर गेस्ट्स के लिए खाना तैयार किया है। झू के बोली, ऐसे बड़े मंदिरों का खाना यूजुअली टॉप शेफ्स ही बनाते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। झंग यी ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स शेफ ही बनाएगा। मैंने उस दिन लुओं को किचन गियर के साथ देखा था। सबको एकदम ठंडक महसूस होने लगी। झंग यी ने पाजी परिवार के आदमी से कह दिया कि वो जाकर बोले कि उसने अपना खाना मैनेज कर लिया है और उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक साइड हॉल ढूंढा और झंग यी ने एलियन स्पेस से अपना खाना निकाला। अभी भी गर्म था और सबने मिलकर मजे से खाया।
उसी समय संगजिया मंदिर के एक बुद्धिस्ट हॉल में एक भव्य फीस्ट चल रहा था। लुओ एक्साइन ने सफेद रोब्स पहन रखे थे, हाथों को विनम्रता से सामने जोड़ा हुआ था और ऊंचे दर्जे के अधिकारियों के सामने झुककर मेज पर रखे भोजन को इंट्रोड्यूस करवा रहा था। रिस्पेक्टेड चिबा, सरदार्स और मंक्स, आज मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं सबसे बेहतरीन रोस्टेड लैम्ब। उसने अंगूठे से उस मेज की ओर इशारा किया जो तरह तरह के डिशेस से भरी थी और उस पर और कुछ रखने की जगह भी नहीं बची थी। बीच में रखी 2 सिल्वर प्लेटर्स पर भुना हुआ मांस ढेर में रखा था, बाहर से क्रिस्प और अंदर से जूसी गोल्डन क्रस्ट और व्हाइट टेंडर मीट। एक इंटेंस और समवॉट डिस्टर्बिंग अरोमा पूरे कमरे में फैल चुका था, इतना तीव्र कि लोग पागल हो जाएं। हम ये मीट स्पेशली उन लैम्ब से लेते हैं जो 100 दिन से छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुद रियर करते हैं। ऐसा मांस बटरी होता है और लिटरली आपके मुंह में पिघल जाता है। टेबल पर बैठे लोग अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक एक करके सबकी लार टपक रही थी और सब अपने नाइव्स और फोक्स रेडी कर रहे थे। ग्रीड से भरे आइज उस डिलिशियस फीस्ट को स्कैन कर रहे थे। जैसे ही लुओ वायु ने बोलना कंप्लीट किया, लोग टूट पड़े, मीट्स को टेबल से उठा उठाकर अपने मुंह में ठूंसने लगे। ये देखना सरियल था कि स्नो प्लेटो से आए ये तथाकथित एलीट मंक्स किस तरह बेसब्री से खाना खा रहे थे। किसी सिविलाइज ग्रुप की तरह नहीं, बल्कि पिग्स की तरह जो खाने के लिए लड़ रहे हों। लुओ वायु ने वो सीन देखा, अपने होंठों के कोने को हल्का सा ऊपर किया और फिर साइलेंटली वहां से चला गया। झंगी और उसके साथियों ने खाना फिनिश करने के बाद टेंपल में दोपहर के सन के उगने का इंतजार किया। चुनझाओ धर्मा सभा का मेन सेशन दोपहर में स्टार्ट होता है और ये पर्सनली प्रिसाइड करता है फाइनल राइट्स मास्टर, जैसा कि पाजी जैसे ने बताया था। झंगी हॉल से बाहर निकला। बाहर चिलिंग ठंड थी, लेकिन अंदर हीटिंग अच्छी थी। जितनी भी ठंड हो, भगवान बुद्धा को ठंडा नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं तो वो करुणा के साथ सूत्र चांटिंग कैसे करेंगे। स्काई से हैवी स्नो गिर रही थी। एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से ये स्नो बाकी दिनों से भी भारी लग रही थी। एंशिएंट डॉनजोंग स्टाइल का ये पैलेस बहुत विशाल था। बाहर लगे रेड कॉलम्स इतने मोटे थे कि उन्हें पकड़ने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती थी। झंगी दरवाजे के पास झुका हुआ खड़ा था, दोनों बाजू सीने पर क्रॉस किए हुए, और बाहर गिरती हुई हैवी स्नो को चुपचाप देख रहा था। झू के अभी आ गई। वो झंग यी के पास खड़ी हो गई और धीरे से बोली, मुझे लगता है इस स्नोफॉल के बाद ना जाने कितने लोग नहीं बचेंगे। झंग यी ने बाहर घुटनों के बल बैठे हजारों लोगों को देखा और घृणा से हल्की हंसी दी। अगर कोई अब तक जिंदा है तो चाहे वो इनह्यूमन न हो, उसके शरीर में ठंड सर्वाइव करने के लिए जरूर कोई म्यूटेशन आया होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही दुनिया का असली रूल है। झंग यी के इतना कहते ही एक डीप और काम वॉइस उसके कानों में आई, शी, तुम गलत हो। अगर सारी सोल्स कमजोरों को दबाएं तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और इंसानों की दुनिया कंप्लीट डिस्ट्रक्शन में बदल जाएगी। झू के ने क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ वॉइस की डायरेक्शन में देखा और झंग यी के चेहरे पर हल्की सी इंटेंस स्माइल उभरी। उसने धीरे से सिर घुमाया। बहुत कम लोग बिना आवाज किए उसके इतने पास आ सकते थे, यहां तक कि कब्रिस्तान जैसे माहौल में भी। कॉरिडोर में थोड़ी दूरी पर एक शानदार कपड़े पहने हुए युवक धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। वो लंबा था और भले ही उसका चेहरा बहुत सुंदर न हो, लेकिन उसकी ऑरा में एक शांत एनर्जी थी जो आसपास के लोगों को काम कर देती थी। झंग यी ने उसे पहले भी देखा था, एक्चुअली 2 बार। झंग यी ने सिर हिलाया और कहा, महामहिम, यू मस्ट बी झंग वायु। झंग वायु ने सिर उठाया और झंग यी से बात करने ही वाला था, लेकिन उसकी नजर जैसे किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गई और वो झू के की ओर चली गई। झू के अभी अभी खाना खाकर आई थी और उसने कॉम्बैट यूनिफॉर्म को ढीला रखा था, इसलिए उसका एलिगेंट चेहरा और फिगर साफ नजर आ रहा था।
उसे स्टनिंगली ब्यूटीफुल कहना एग्जैजरेशन नहीं होगा। वो किसी टॉप फिल्म स्टार से कम नहीं लग रही थी। एलीट फैमिली की वुमन होने के नाते उसका एलिगेंस दूसरों को नेचुरली अट्रैक्ट करता था। बर्फीले प्लेटो जैसी आइसोलेटेड जगह में उसकी प्रेजेंस हिप्नोटिक थी। झंग वायु ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली, लेकिन वो सटल मोमेंट झंग यी से छुप नहीं सका। लगता है ये लड़का उतना सिंपल नहीं है जितना पाजी जैसिंग ने बताया था। झंग यी ने माइंड में कोल्डली सोचा, फिर झू क्या की कमर में हाथ डालकर उसे अपने से और पास खींच लिया, जैसे कह रहा हो ये मेरी है। झंग वायु उनके पास पहुंच चुका था और एक तरफ जाकर बुद्धिस्ट गैदरिंग को ऑब्जर्व करने लगा। शी, हम फिर मिले। झंग यी ने आईब्रो उठाई और माइंड में सोचा, फिर मिले मतलब क्या उसे पता है कि मैं उस रात वहां था? शायद झंग वायु को अंदाजा हो गया हो, लेकिन झंग यी को फर्क नहीं पड़ा। अब तो सभी जानते थे कि उस रात इतने सारे इप्सिलॉन लेवल बीइंग्स वहां क्यों इकट्ठा हुए, और डिस्गाइज की जरूरत भी नहीं रही। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, झंग यी ने काम टोन में कहा, न बहुत फ्रेंडली न बहुत डिस्टेंट। झंग वायु ने पूछा, शी, हैव यू हैड लंच? झंग यी ने सिर हिलाया, हां, मैं ऑलरेडी खा चुका हूं। झंग वायु हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं अभी लंच करके टहलने निकला हूं। झंग यी ने थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, डिड यू फिनिश योर ऑफिशियल बिजनेस? वो सोच रहा था झंग वायु को शायद रात के खाने में पाजी जैसेंग और बाकी लोगों के साथ शामिल होना होगा। झंग वायु ने सिर हिलाया और बोला, मुझे उनके साथ खाना खाने की आदत नहीं है। चैप्टर 1318 पवित्रता, प्योरिटी। झंग यी को थोड़ा नोसिया फील होने लगा जब उसने पाजी जैसेंग और बाकी लोगों के द्वारा खाए जा रहे स्वादिष्ट डिशेज के बारे में सोचा। मैं तो सोच रहा था ये डिशेज साउथ वेस्ट रीजन के टॉप अथॉरिटीज के लिए स्पेशली रिजर्व होंगी। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झंग वायु को ये पसंद नहीं आएंगी। झंग वायु ने हाथ जोड़कर नजर नीचे करते हुए कहा, अमीथबा, सभी जीवों का कॉज एंड इफेक्ट हाई सब कुछ है। झंग यी ने आंखें घुमाई। ये लोग हर चीज को कॉज इफेक्ट के लॉजिक से जोड़ सकते हैं, कितना हिपोक्रेसी है। लेकिन उसे भी मालूम था कि पूरा साउथ वेस्ट रीजन जैसी हालत में है, वो अकेले उसे सुधार नहीं सकता। झंग वायु पावरफुल जरूर है, लेकिन जो इंसान 10 सालों से अकेले बैठकर सिर्फ बुद्धिस्ट साधना कर रहा हो, उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी में भी स्ट्रांग हो, अनरियलिस्टिक है। इसलिए झंग यी जो जियांगनन रीजन में सबसे ताकतवर है, वो भी ब्लिजर्ड सिटी से पीसफुली डील करना प्रेफर करता है और झोझेंग को पूरे रीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। झंग वायु ने झंग यी की आंखों में जो कॉन्टेम्प्ट था वो साफ देख लिया, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया, बस हल्की सी स्माइल दी और छत से बर्फ की एक पतली पट्टी को उठाया। शी को शायद यकीन न हो, लेकिन हर चीज का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे आप यहां आए, ये भी प्री डिटरमाइन था। कुछ भी ट्रूली अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता, सब कुछ नियति में लिखा होता है। झंग यी उस बात के पीछे का अर्थ समझ गया था, लेकिन उसे रिडल्स पसंद नहीं थी। झंग यी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मुझे लगता है जो तुम कह रहे हो उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। झंग वायु हल्के से मुस्कुराया और कहा, मेन अब चलता हूं। वो ज्यादा कुछ बोले बिना मुड़ गया और चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो झंग यी से मिलने नहीं, बस कैजुअली टहलने निकला था और संयोग से उनकी मुलाकात हो गई। झंग यी ने जाते हुए झंग वायु को देखा। जब वो काफी दूर चला गया तो झंग यी के चेहरे पर एक मीनिंगफुल सी स्माइल आ गई। तो ये है वो प्योर और अनब्लेमिश्ड झंग वायु जिसके बारे में पाजी जैसेंग इतनी बातें करता है, जो सपोजिटली बुद्धिज्म को कंप्लीटली डेडिकेट कर चुका है। झू के बोली, उससे कर सच में लगता है कि वो दुनिया की चीजों से अलग है। आखिर उसने 10 साल एकांत में गुजारे हैं, बुद्धा की साधना करते हुए। उसका ऑरा खालीपन और शांतता जैसा फील कराता है। झंग यी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हें ऐसा लगता है?
उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। चाहे वो एनकाउंटर एक्सीडेंटल था, लेकिन इसने उसे काफी कुछ रिवील कर दिया। बहुत ज्यादा प्योर एनवायरनमेंट में ग्रो होना जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो। झू के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और उत्सुकता से पूछा, मतलब क्या है? झंगी, तुमने क्या नोटिस किया? झंगी थोड़ी देर सोच में डूब गया और फिर एक कहानी सुनाने लगा। हमारे पुराने पड़ोसी की मां एक हॉस्पिटल नर्स थी। बाद में उन्होंने एक बेबी को जन्म दिया। हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस होने की वजह से उन्होंने उस बच्चे को एक जर्म फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो किया। इतना ज्यादा केयर किया कि वो बच्चा सिर्फ डिस्टिल्ड पानी पीता था। अब गैस करो क्या हुआ? झंगी ने मुस्कुराते हुए झू केय की ओर देखा। एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर झू केय ने तुरंत जवाब दिया, अगर ऐसा है तो उसका इम्यून सिस्टम ऑलमोस्ट जीरो होगा। बाहर की दुनिया के बैक्टीरिया से वो इंस्टेंटली बीमार हो सकता है, क्योंकि उसके पास कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। झंग यी ने उस डायरेक्शन की ओर देखा जहां अंडरटेकर जा रहा था और होंठ हल्के से भींच लिए। उस आदमी ने भी कुछ वैसा ही किया। बाहर की दुनिया से आइसोलेशन करना शायद उसे बुद्धिस्ट साधना में डीपली फोकस करने में हेल्प करता होगा, पर यह ठीक वैसा है जैसे कोई पोर्सलेन वास, बाहर से बेहद खूबसूरत, लेकिन जरा सा भी छूने पर टूट सकता है। क्या तुमने देखा अभी जब उसने तुम पर एक पल के लिए नजर डाली? उसमें साफ संसरिक भाव थे। झंग यी एक आदमी है और वो समझ सकता है जब कोई पुरुष किसी खूबसूरत औरत को एक पर्टिकुलर नजर से देखता है। बुद्धिस्ट आइडेंटिटी वाले उस अंडरटेकर की आंखों में उस पल बदलाव आया था जब उसने झू केय को देखा। हालांकि उसने तुरंत अपनी नजरें मोड़ ली थी और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन झंग यी की नजर पैनी थी। उसने सब साफ देख लिया। उसके बाद भी वो कभी झू केय के पास दोबारा नहीं गया। झू केय का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने झंग यी का हाथ कसकर पकड़ लिया। तो तुम्हारा मतलब है उसे मुझसे फर्स्ट साइट में लव हो गया? झंग यी ने गहरी सांस ली और नाक सिकोड़ ली। तुम ब्यूटीफुल हो, लोग तुम्हें एडमायर करेंगे, इसमें क्या अनयूजुअल बात है? लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी से प्रभावित हुआ। इसका मतलब यह है कि उसका दिल निर्मल नहीं है, और यह भी हो सकता है कि अपनी भारी रिस्ट्रेंट के कारण उसका रेजिस्टेंस इस तरह की चीजों के लिए बहुत वीक हो गया हो। झू केय ने अपने होठों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, उस लेवल की पावर और स्टेटस के साथ उसे कैसी लड़की नहीं मिल सकती? डोंट जोक। झंग यी ने सिर हिलाया। ठीक कह रही हो, लेकिन एक बात याद रखो, अंडरटेकर सिर्फ कोई आम आदमी नहीं है। वो पूरे साउथ वेस्ट रीजन का स्पिरिचुअल सिंबल है, एक क्लैन रिप्रेजेंटेटिव। बाकी लोग नियम तोड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं। और फिर उसने झू केय के सुंदर चेहरे को नजरों से देखा और उसके अट्रैक्टिव फिगर को लाइटली महसूस किया। फिर कॉन्फिडेंट टोन में मुस्कुराया। उसने शायद कभी तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत देखी ही नहीं होगी। झू केय ने थोड़ी सीरियसनेस के साथ पूछा, तो तुम्हारा मतलब है यही उसकी वीकनेस है? झंग यी ने काम एक्सप्रेशन के साथ कहा, यह दुनिया के सभी मॉडर्न की वीकनेस है। झू केय की आंखों में चमक आ गई। तो तुम उसकी इस वीकनेस का यूज करने की सोच रहे हो? वो झंग यी की ओर सस्पिशियसली देखने लगी। डोंट यू डेयर ट्राई टू यूज मी एज बेट। झंग यी थोड़ा चिढ़ गया और उसकी नाक को हल्के से दबाया। क्या बकवास है ये? तुम सच में मुझे मार डालना चाहती हो क्या? डोंट वरी, मुझे तुम्हें कोई सौदा बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन झंग यी ने उस डायरेक्शन में देखा जहां अंडरटेकर जा चुका था, फिर अपनी आंखें घुमाई और धीमी आवाज में बुदबुदाया, जैब तक किसी के अंदर कोई वीकनेस है, हम उससे कभी ना कभी एक्सप्लॉइट जरूर कर सकते हैं। दोपहर का वक्त था। कॉमन लोगों के लिए यह था चुनझाओ धर्मा सभा का ऑफिशियल ओपनिंग। संगजिया मंदिर के बाहर एक विशाल मंच पहले से बना हुआ था। हजारों श्रद्धालु जो सुबह से वहां इकट्ठा थे, घुटनों के बल बैठे थे, हाथों में अगरबत्ती पकड़े हुए, और ईगली वेट कर रहे थे अंडरटेकर और महान लामा के उपदेश का।
चेयर मेजर सरदार फैमिलीज के लोग भी अब पहुंच चुके थे। पाजी जैसिंग ने झंगी और उसके साथियों को मंच के एक कोने में सीट दिलवाई। झंगी ने चारों तरफ नजर घुमाई और बाकी सरदार फैमिलीज के लोगों को ऑब्जर्व किया। वो ज्यादा लोगों को पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन मुखिया लोगों के चेहरे वो पहचानता था। क्या इन सब में कुछ वही है जिनसे मैं उस रात मिला था? झंगी की नजरें धीरे धीरे सब पर घूमती रहीं। हालांकि हर क्लाइंट की तरफ से काफी लोग आए थे और लगभग सभी ने टाइट कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहनी हुई थी, जिससे चेहरों को देख पाना मुश्किल हो रहा था। झंगी ने उन क्लूज को याद किया जो रिबेल्स ने उसे दिए थे। फिर एक गहरी सांस लेकर चुपचाप बैठ गया। अब बस इंतजार था किसी नेक्स्ट क्लू या एक्शन का। चैप्टर 1319 त्योहार त्योहार। चुनझाओ धर्मा सभा अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। चमकीले लाल वस्त्रों में लामा लोग एक विशाल कांस्य किन लेकर आ रहे थे और गंभीर गूंजदार सेरेमोनियल म्यूजिक बजा रहे थे। वो साउंड किसी विशाल टेम्पल बेल जैसी थी, जो आसमान को चीरती हुई पूरे वातावरण को अचानक भारी और सीरियस बना देती थी। सभी श्रद्धालु अपने सिर और भी नीचे झुका चुके थे। कुछ ही पल में संगजिया मंदिर के पीछे से जटिल डेकोरेटिव पोशाकों में भिक्षु लोग बाहर आए। उनके हाथों में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। एक ढोल ऐसा था जिसकी सरफेस जेड जैसी सफेद थी और उसका बॉडी लाल जैसे ताजा ब्लड। चलते हुए ढोल बजाते जाते और कुछ सेक्रेड मंत्र बुदबुदाते जा रहे थे। ड्रम्स और ब्रॉन्ज बेल्स की सिम्फनी इतनी इंटेंस थी कि फैटी जू तक एक मुस्कान की हिम्मत नहीं जुटा सका। थोड़ी देर में एक और रंगीन कपड़े पहने इंसान नाचता, गाता, जेस्चर्स करते हुए प्रकट हुआ। करीब दर्जन भर लामा एक बड़ा बैरल लेकर आए और उसे कोर्टयार्ड के बीच में रख दिया। दूसरी ओर एक और मैसिव आयरन पॉट लाया गया, जिसका डायामीटर कम से कम 1.5 मीटर्स था और उसे चूल्हा जैसे सेटअप पर रखा गया। झंगी को यह पूरा सीन शुरू में काफी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन फिर हवा कुछ अजीब सी लगने लगी, क्योंकि अचानक कई सौ भिक्षु सोल्जर्स बाहर से आए और 1 दर्जन से भी ज्यादा फटेहाल, घायल, गंदे कपड़ों में बंधे लोग घसीटते हुए अंदर लाए गए। वे सभी मोटी जंजीरों में जकड़े थे। चलते वक्त लोहे की घिसटती हुई आवाज कोर्टयार्ड में गूंज रही थी। ये लोग कौन है? झंगी ने अनायास ही पाजी जैसिंग की ओर देखा। आर यू रियली प्लानिंग टू हैंग क्रिमिनल्स इमीडिएटली आफ्टर अ धर्मा सभा? पाजी जैसिंग ने काम एक्सप्रेशन में जवाब दिया। ये सभी पकड़े गए विद्रोही हैं। पब्लिक के सामने हम ये कहेंगे कि ये लोग डीमन रियल्म से प्रभावित हुए थे और टन सेक्ट के खिलाफ बगावत की प्लानिंग कर रहे थे, और आज के सेक्रेड दिन का इस्तेमाल करके हम इन्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। ये भी समारोह का हिस्सा है। झंगी, लाइंग वायु और बाकियों को अब पूरी क्लैरिटी थी। जैसे उन्होंने अंदाजा लगाया था, वही हो रहा था। गोफू के 4 बड़े परिवार और संगजिया मंदिर मिलकर एक खुला ट्रैप बिछा चुके थे, ताकि रिबल फोर्सेस को प्रोवोक किया जा सके और जैसे ही वे बचाने आए, उन्हें यहीं पर खत्म कर दिया जाए। उन पकड़ के लाए गए लोगों में झंगी ने कुछ जाने पहचाने चेहरे भी देखे। सबसे आगे एक महिला थी, जिसकी जंजीरें बाकी सबसे ज्यादा भारी थी, और उसके पीछे 4 वज्रा वील्डिंग भिक्षु पूरी टाइट सिक्योरिटी में उसे एस्कॉर्ट कर रहे थे। झंगी को झोमा के जरिए पहले ही उसके आइडेंटिटी का अंदाजा था। रिबल फैक्शन की नंबर 1 वॉरियर बाम, वही महिला जिसे झंगी और उसके लोग स्नो रीजन में उस दिन टारगेटेड एम्बुश में दफन करने आए थे। अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। ये एक ओपन कॉन्स्पिरेसी थी। रिबेल्स की सबसे पावरफुल फिगर को एक्सिक्यूट किया जाएगा। अगर विद्रोही उसे बचाने नहीं आते, तो वो पब्लिक सपोर्ट और अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगे। लेकिन अगर वे रेस्क्यू मिशन करते हैं, तो उन पर पहले से ही डिप्लॉयड एक मैसिव हेवन अर्थ ट्रैप तैयार होगा। इन शॉर्ट, उनका आना भी विनाश और ना आना भी। झंगी भी अब थोड़ा क्यूरियस था। स्नो माउंटेन कॉन्डोर इस होल सिनारियो में क्या मूव करेगा? जैसे ही रिबेल प्रिजनर्स को लाया गया,
पूरे कोर्टयार्ड में हेट्रेड की हवा फैल गई। डेवोटीज भड़क उठे, दांत पीसने लगे, और जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे उठाकर उन कैदियों पर फेंकने लगे। हर तरफ से नारे गूंजे कि इन्होंने सेक्ट के साथ धोखा किया, जंगबा और यूनियन मोनेस्ट्री का विश्वासघात किया। जल्द ही उन सभी को कोर्टयार्ड के सेंटर में ले आया गया। वहां दोनों तरफ जाइंट पेड़ थे जिन पर फांसी के रैक टांगे गए थे। फिर उन सबको ऊंचाई पर बांधा गया, जैसे कोई सिंबॉलिक फ्लैगपोल हो, ताकि पूरा जमावड़ा ये देख सके कि संगजिया मंदिर और सराडार्स का विरोध करने वालों का अंजाम क्या होता है। संगजिया मंदिर से एक ग्रेट लामा आया और बहुत ही तीखे शब्दों में उन लोगों की निंदा करने लगा। ये लोग शैतान के एजेंट्स हैं। ये चाहते हैं कि स्नोई हाईलैंड का कोई फ्यूचर ना बचे। ये हमारे महान जंगबा और ट्राइबिया के खिलाफ लगातार लड़ते आए हैं और उन नोबल सरदार्स को गाली देते हैं जो हमारे लिए रोज खतरे उठाते हैं। इन लोगों के अस्तित्व के कारण ही आज हमारा जीवन इतना कठिन हो गया है। सिर्फ प्रतिरोध सेना को नष्ट करके ही स्नोई प्लेटों पर असली शांति और समृद्धि आ सकती है। लाउड स्पीकर सिस्टम इन शब्दों को हर दिशा में ब्रॉडकास्ट कर रहा था। उसी समय ब्रॉन्स्किन और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ने एक गूंजती हुई सेरेमोनियल धुन बजानी शुरू की, जिससे एक मैजेस्टिक और ऑप्रेसिव फीलिंग ने हर किसी के दिल दिमाग पर असर डाला और लोग खुद ब खुद घुटनों के बल झुकने लगे। कुछ ही पल में ग्रेट लामा की स्पीच से क्राउड और भड़क गया। लोगों ने हाथ में जो कुछ था वो उन विद्रोहियों पर फेंकना शुरू कर दिया जो अभी फांसी के तख्त पर बंधे हुए थे। उन रिबेल्स के चेहरे पर एक अजीब मिक्स था, मॉकरी, कंफ्यूजन और दुख का। उन्होंने चिल्लाकर कुछ जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में ही गायब हो गई। सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद कुछ और कॉम्प्लेक्स रिचुअल प्रोसीजर्स कंप्लीट किए गए और जैसा सबने एंटिसिपेट किया था, अंडरटेकर खुद सामने आए। जैसे ही वो प्रकट हुए, संगजिया मंदिर से एक गोल्डन लाइट उठी जो चारों तरफ फैल गई, जैसे सूर्य यहीं से उदय हुआ हो। वो गोल्डन ग्लो इतना वार्म और जेंटल था कि हर श्रद्धालु के चेहरे पर एक मिस्टिकल चमक आ गई, मानो वो ट्रांस में चले गए हों। कई भक्त तो इतने भावुक हो गए कि जोर जोर से रोने लगे। फ्यूनरल मास्टर, ग्रेट अंडरटेकर, प्लीज प्रोटेक्ट अस, chase away this bone freezing cold, bless our land with wealth, and let us live in peace. स्काई में चमकती हुई वो गोल्डन लाइट भी आसमान के काले बादलों को नहीं हटा सकी और बर्फ अभी भी गिर रही थी। फिर भी श्रद्धालु और भी इमोशनल हो गए। वे जमीन पर गिर पड़े, डीनवीटे प्रणाम करने लगे और जोर जोर से अंडरटेकर का नाम पुकारने लगे। यहां तक कि पाजी जेसैंग और दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोग भी अब खुद को झुकने से नहीं रोक पाए। ऐसा चमत्कार भला किसे प्रभावित नहीं करता? झंगी काम दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे अंकल वायु और फैटीजू एकदम स्टंट थे। ये तो दिस रियली इज अ मिरेकल। झू हैमी तो ऑलमोस्ट घुटनों पर गिर गई, लेकिन उसी वक्त यांग जिंगसन ने हल्की आवाज में कहा, जो सिर्फ उनके ग्रुप नहीं सुनी, ये सच में इंप्रेसिव है, लेकिन इसे साइंटिफिक तरीकों से भी किया जा सकता है। सुनते ही सबकी निगाहें झंगी की ओर मुड़ी। झंगी, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? झंगी ने कंधे उचकाते हुए कैजुअली कहा, मेन बादलों को उड़ाने के लिए कैनन यूज कर सकता हूं। उसे ऐसे सो कॉल्ड मिरेकल से कोई असर नहीं होता। इप्सिलॉन लेवल तक पहुंचने के बाद हर एलियन के पास कुछ ना कुछ मिस्टीरियस पावर्स होती है। अंडरटेकर जिस तरह की लाइट मैनिपुलेशन कर रहा था, वो क्लियरली एक परफॉर्मेंस आर्ट थी जो उसे एक डिवाइन इमेज देने के लिए की जा रही थी, और वो इसमें माहिर भी था। लामास ने और भी तेज इंस्ट्रूमेंट्स बजाए। अंडरटेकर एक ब्राइट रेड क्लोक और टर्बन पहने हुए गोल्डन लाइट से घिरे हुए धीरे धीरे चौक में आए। पूरे शरीर पर वो गोल्डन ऑरा इस हद तक था कि वो लिटरली किसी देवता जैसे लग रहे थे। उनके सामने खड़े हजारों श्रद्धालु एक साथ उनका नाम चिल्ला रहे थे, जैसे कोई सुनामी उठ रही हो। पाजी जेसैंग
और बाकी हाई लेवल लीडर्स तक जमीन पर सर झुकाए पड़े थे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि अंडरटेकर के चेहरे की ओर देख सकें। यह है धर्म की शक्ति, झंग यी ने मन ही मन कहा। स्नो रीजन में इतने वर्षों तक जीने वाले लोग इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट के आगे टिक ही नहीं सकते। जब तक अंडरटेकर उन्हें मिरेकल्स दिखाते रहेंगे, ये लोग ऐसे ही सबमिसिव बने रहेंगे। झंग यी ने उस ग्लोइंग गोल्डन अंडरटेकर को देखा जो एक बुद्धा जैसा दिख रहा था। फिर उसने उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखा जो ह्यूमन स्किन और हड्डियों से बने ब्रॉन्ज टूल्स थे और जो लगातार चांटिंग साउंड निकाल रहे थे। झंग यी के होठों पर एक अर्थपूर्ण, ऑलमोस्ट मॉकिंग स्माइल उभरी। तो ये है तथाकथित धर्मा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चैप्टर 1320 आकाश दफन समारोह। आकाश दफन समारोह। धर्म लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का तरीका कुछ इस तरह का ही होता है। जब झंग यी ने इस तांत्रिक धर्मा सभा को देखा तो उसे किसी पिरामिड स्कीम जैसी वाइब आई। अगर आप चाहते हैं कि कोई ग्रुप लंबे समय तक यूनिफाइड रहे तो सबसे पहले एक कॉमन एनिमी बनाना जरूरी होता है, कोई एक्सटर्नल थ्रेट। उसके बाद एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तैयार करनी होती है जिसमें सभी लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को छोड़कर ग्रुप इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पर रखें। जहां तक ब्रेन वॉशिंग की बात है तो उसके लिए ये लोग बड़े पब्लिक इवेंट्स करते हैं, ढेर सारे दिखावटी सिद्धांत प्रीच करते हैं, लाउड और कमांडिंग वॉइस से डराते हैं और ओरल प्रोमिसेस के जरिए इल्यूजन बनाते हैं। धीरे धीरे एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और इंसान सिर्फ हजारों डेवोटीज में से एक बन जाता है। इसी सोच में डूबा झंग यी चौक के बीचों बीच खड़े उस टॉल फ्यूनरल चैरियट को देख रहा था और उसे लग रहा था कि अंडरटेकर किसी क्लेवर कॉन आर्टिस्ट जैसा लग रहा है। बस फर्क इतना है, उस व्यक्ति की एक्सप्रेशन इतनी सेक्रेड लग रही थी कि शायद वो सच में अपने दिल से बुद्धिस्ट पाथ को मानता हो। पर यही तो सबसे खतरनाक बात है। वो हजारों लोगों के सामने खड़ा हुआ और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसका स्वर धीरे धीरे क्राउड तक पहुंचने लगा, बिल्कुल जैसे स्प्रिंग ब्रीज लोगों के कानों को छू रही हो। सब कुछ कर्मा का परिणाम है। इस दुनिया में जो भी दुख और कष्ट तुम झेल रहे हो, वो दरअसल एक टेस्ट है जो बुद्धा ने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। जब तुम इस परीक्षा को पास कर लोगे, तुम एनलाइटमेंट पालोगे और स्वर्ग में चले जाओगे। लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके मन में डिजायर्स होती है, लालच, वासना, जलन, क्रोध। यही सब दुख की असली वजहें हैं। सिर्फ बाहरी चीजों पर डिपेंड किए बिना अगर कोई अपने ट्रू हार्ट को फॉलो करे तभी वो मुक्ति पा सकता है। वो काफी देर तक ऐसे ही बोलता रहा, सब कुछ बुद्धिस्ट टीचिंग से जोड़कर। नीचे खड़े लोग इमोशनल हो गए, कई की आंखों में आंसू थे और कुछ ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर रियलाइजेशन की चमक आ गई थी, जैसे उन्होंने कोई डिवाइन ट्रूथ समझ लिया हो। वो जमीन पर लेटकर प्रणाम करने लगे, इतनी सर्दी में भी, जहां शायद स्किन छूते ही फ्रॉस्ट बाइट हो जाए। यांग जिंगसन ने पास खड़े झंग यी और बाकी दोस्तों से सॉफ्टली कहा, विश्वास की पावर एक एडवांस्ड हिप्नोसिस जैसी होती है जो लोगों को कोल्ड, पेन और भूख तक भूलने पर मजबूर कर देती है। जैंग वायु ने अपने प्रवचन के बाद धीरे से थ्रोन की ओर वापसी ली। हालांकि वो धर्मा सभा के रिचुअल्स को ठीक से नहीं जानता था, पर एज अ स्पिरिचुअल फिगर उसका रोल वहीं तक सीमित था। इसी दौरान डेजी ट्राइब का एक मेंबर सामने आया। उसे क्राउड को कंट्रोल करने और अगले स्टेप्स में असिस्ट करने के लिए लाया गया था। वो मंच की तरफ बढ़ा, लोगों को देखा और फिर उन रिबेल्स को देखा जो अब भी एग्जीक्यूशन स्कैफोल्ड पर बंधे हुए थे। अमितवा, उसने हाथ जोड़े और ठंडी आवाज में बोला, दुनिया में एनर्की फैल चुकी है और डीमंस फिर से उठ खड़े हुए हैं। मॉन्स्टर नेशन के अवशेष, जिन्होंने कभी पूरे स्नोई प्लेटों को केओस में डुबो दिया था, आज फिर लौट आए हैं। ये लोग लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन्हें राक्षसों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल पहले किया गया था। लेकिन आज हमारी महान तांत्रिक सेक्ट की लीडरशिप में हम ऐसा फिर नहीं होने देंगे। नीचे से एक डेवोटी चिल्लाया, मार दो इन्हें,
खत्म कर दो। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर देखते ही देखते पूरी भीड़ एको करने लगी, किल देम, किल देम। हर आंख में नफरत थी, जैसे उन रिबेल्स की वजह से ही सबकी तकलीफें हैं। उनके मन में ख्वाहिशें भड़क रही थी, जैसे वो खुद मंच पर चढ़ जाएं और इन रिबेल्स का मांस काट काट कर देवताओं के आगे चढ़ा दे। डेजी ट्राइब के सदस्य ने अपनी आवाज को और बुलंद किया, अब हम इन रक्षास का मांस और खून देवताओं के लिए सैक्रिफाइस करेंगे। ये हमारा मॉन्स्टर एम्पायर के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। ये दिखाता है कि हम तांत्रिक सेक्ट कभी भी ईविल के सामने नहीं झुकेंगे। नीचे क्राउड अब क्रेजी हो चुका था। झंगी और उसके साथियों के रोंगटे खड़े हो गए। ये जो फैनेटिक एनर्जी थी वो सच में डरावनी थी। फेथ में छिपे इस मास हिस्टीरिया को लाइव देखना किसी डरावने नाइटमेयर जैसा लग रहा था। उसी पल डेजी ने अपना हाथ उठाया और यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग शार्प सेरेमोनियल नाइव्स लेकर मंच की ओर बढ़ने लगे। झंगी इंस्टेंटली पहचान गया उस आदमी को जो सबसे आगे चल रहा था। वो था पुर्ज परिवार का शेफ, पुर्ज ल्यूओडन। उसके बाल अब भी परफेक्टली ट्रिम थे, जैसे हाल ही में तेल लगाकर स्टाइल किए गए हों। एक भी बाल इधर उधर नहीं था। झंगी ने मन ही मन कहा, यह शुरू होने वाला है। किसी भी शक के बिना नेक्स्ट स्टेप होगा रिबेल प्रिजनर्स की एग्जीक्यूशन। पर जो व्यक्ति सामने आया वो एक शेफ था, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। झू केयर ने अनजाने में झंगी का आर्म कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, ये जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, क्या ये इन लोगों को खाने के लिए? वो वाक्य पूरा नहीं कर सकी। उसकी आवाज खुद डर में डूब चुकी थी। अब तक सबको क्लैरिटी मिल चुकी थी कि चौक के बीच रखे हुए बड़े वुडन बैरल और मैसिव कॉल्ड्रन का एक्चुअल यूज क्या है। गल्प। यांग एक्साई ने अपनी लार निगली। उसे सा महसूस हुआ, झंगी, क्या हम प्लीज यहां से चले? पहले तो हमने सिर्फ सुना था कि पुर्ज परिवार इंसानों को भेड़ों जैसा ट्रीट करता है, पर वो तो बस एक डिस्टेंट मेमोरी थी। अब हमें उन्हें लाइव इंसानों को कुक करते देखना होगा। ये देख पाना सच में कठिन था। झंगी ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, अगर देखना नहीं है तो आंखें बंद कर लो और आवाज इग्नोर कर दो। लेकिन अगर हम अभी उठकर चले गए तो वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। वो यांग एक्साई से नाराज नहीं था, लेकिन पूरे सीन की ग्रिम रियलिटी ने उसके मन को भारी कर दिया था। खासतौर पर जब उसने नीचे मौजूद डेवोटीज को देखा। जब उन्हें पता चला कि इन रिबेल्स को बुचर किया जाएगा, उनके चेहरों पर लालच झलकने लगा। कई तो अपने बाउल्स तक उठा चुके थे। उसी पल झंगी को समझ में आया कि आखिर क्यों पाजी जैसेंग और बाकी लोग इस तरह की चीजों के आदी हैं। शायद आज के स्नोई प्लेटो में ये सब एक नॉर्मल ट्रेडिशन बन चुका है। पाजी जैसिंग ने भी पूरी अर्नेस्टनेस के साथ झंगी को समझाया, इस रिचुअल को आकाश दफन कहा जाता है और इसे केवल एक प्रोफेशनल स्काई बैरियल मास्टर ही परफॉर्म कर सकता है। स्काई बैरियल की प्रोसेस में शव के मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर चीलों को फीड किया जाता है। हमारे बिलीफ में ईगल्स को देवताओं के दूत माना जाता है, जो आत्माओं को स्वर्ग तक ले जाते हैं। तो ये प्रोसेस दरअसल एक स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन है। झंगी ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे एक भी ईगल दिखाई नहीं दी। अब समझ में आया, आजकल के स्नोई प्लेटो में तो जानवर भी इंसानों के पास नहीं आते होंगे। दे फियर बिकमिंग फूड। मोस्ट ऑफ द ईगल्स probably couldn't even survive the harsh cold, और शायद वो बहुत पहले ही मर चुके थे। तो जैब ईगल नहीं है तो क्या उसकी जगह कोई सर्वेंट यूज किया जाएगा? झंगी ने कोल्ड सार्केज्म के साथ पूछा। पाजी जैसेंग हंसते हुए बोला, मृत्यु के बाद जब ये तांत्रिक बिलीवर्स के पेट में जाते हैं तो वही तो प्यूरिफिकेशन है। इस मेथड का एक और ट्विस्टेड लॉजिक था। बाय कंज्यूमिंग द रिबेल्स फ्लेश एंड ब्लड, ये बिलीवर्स न सिर्फ स्पिरिचुअली क्लेंस होते हैं, बल्कि उनके अंदर रिबेल आइडियोलॉजी के खिलाफ एक नेचुरल रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ऑर्गेनाइजर ल्यूओर्डन अब सेंटर में सेटअप कंप्लीट कर चुका था।
स्काई बेरियल के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म और स्पेशल कटिंग टूल्स तैयार किए गए थे। पूरे टूलकिट में शामिल थे नाइव्स फॉर कार्विंग, स्किनिंग एंड बोन एक्सट्रैक्शन। स्काई बेरियल शुरू करने से पहले रिचुअलिस्टिकली देवताओं और बुद्धा से प्रार्थना करनी पड़ती है ताकि मरने वेल की आत्मा शुद्ध हो जाए और पवित्र स्वर्ग में प्रवेश कर सके। डियर व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट. There is no cut in the story. Enjoy. Thanks.